नमस्कार। बच्चों के लिए अर्थशास्त्र नाम की इस वीडियो सीरीज में अब तक हम 42 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं और 3-4 एपिसोड्स के अंदर ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अब तक हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं की है। हम लोगों ने माल पूंजी यानी गुड्स कैपिटल के बारे में भी कोई बात नहीं की है। इसी तरह हमने शेयर मार्केट के बारे में भी कोई बात नहीं की है और शेयर पूंजी के बारे में भी कोई बात नहीं की है। हम लोगों ने नाइट शिफ्ट के बारे में कोई बात नहीं की है, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कोई बात नहीं की है, काम के घंटों के बारे में भी हमने कोई बात नहीं की है, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे के बारे में भी कोई बात नहीं की है और इसी तरीके से हमने उस धंधे के बारे में भी कोई बात नहीं की है कि जिसमें लोग एक दूसरे देशों की जो करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है, उसका एक्सचेंज करते हैं। हमने अब तक पुनरुत्पादन के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं की है, बहुत ही सतही स्तर पर बात की है। अब ये पुनरुत्पादन क्या होता है? दरअसल किसी भी चीज़ का जब उत्पादन होता है और उसे बाजार में बेच दिया जाता है तो उसमें लगाई गई पूंजी वापस आ जाती है। उस पूंजी से फिर से उत्पादन किया जाता है और इस फिर से उत्पादन करने को कहते हैं पुनरुत्पादन की प्रक्रिया। तो पूंजीवाद में अगर मान लीजिए कि पुनरुत्पादन किसी साल में ऐसा होता है कि पिछले साल के स्तर जितना ही हुआ तो हम कहते हैं कि यह साधारण पुनरुत्पादन था। लेकिन अगर किसी साल ऐसा होता है कि पुनरुत्पादन का स्तर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा विस्तारित होता है, तो हम इसे बोलते हैं विस्तारित पुनरुत्पादन। वैसे पूंजीवादी व्यवस्था में पुनरुत्पादन की हर प्रक्रिया पहले से ज़्यादा बड़े स्तर पर होती है, बड़े पैमाने पर होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है उत्पादन के साधनों से और ये उत्पादन के साधन जहाँ जिन फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर ये उत्पादन के साधनों के तौर पर तैयार नहीं किए जाते, बल्कि वहाँ पर ये एक नया माल होता है। तो ये नया माल हर फैक्ट्री में, हर कारखाने में ज़रूरत से ज़्यादा पैदा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसको हालांकि हम पहले समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होते हैं। तो एक तो इन ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो चुके उत्पादन के साधनों को इस्तेमाल करना ही होता है और जब वो इस्तेमाल होते हैं तो नई चीज़ें पैदा होती हैं। और इसके अलावा जो पिछली बार जिन चीज़ों को बनाने के लिए इन औज़ारों की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी थी, उन औज़ारों को एक बार फिर से बनाना पड़ता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन के साधनों का बारंबार करना होता है। इसीलिए पूंजीवाद में पुनरुत्पादन की प्रक्रिया हर बार पहले से कहीं ज़्यादा व्यापक स्तर पर होती है। हो सकता है कि आप मेरी बात से कुछ सहमत ना हो, क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होता है कि किसी खास सेक्टर में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कई बार मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर हम किसी एक पूंजीपति की किसी एक फैक्ट्री में देखें या फिर उत्पादन की किसी एक शाखा में देखें तो ऐसा संभव है, पॉसिबल है कि पिछली बार के मुकाबले उत्पादन थोड़ा कम हुआ हो। लेकिन अगर हम पूरे समाज की उत्पादन प्रणाली को देखेंगे, पूरी दुनिया में टोटल जितनी भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, अगर उस पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि हर साल उत्पादन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है और लगातार ज़्यादा होता चला जाता है और एक ऐसी हद आ जाती है जहाँ पर इतना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है कि बिक्री की पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया ठप हो जाती है, बिक्री हो ही नहीं पाती। पूंजीवाद में सिर्फ माल का ही पुनरुत्पादन नहीं होता, बल्कि मालिक और मजदूर के जो संबंध हैं, जो शोषणकारी संबंध हैं, उनका भी पुनरुत्पादन होता रहता है। हर बार, हर प्रक्रिया के बाद, हर उत्पादन प्रक्रिया के बाद में पूंजीपति ही बना रहता है और मजदूर ही रहे आते हैं। मजदूरों का शोषण पहले की तरह ही चलता रहता है। जब तक पूंजीवाद रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा, तब तक मालिक और मजदूर के ये शोषणकारी संबंध चलते रहे आएंगे। सिर्फ तब जबकि सर्वहारा वर्ग यानी अपने श्रम के बूते इस दुनिया का निर्माण करने वाला वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को, मालिक मजदूर के संबंधों को, इस शोषण की पूरी व्यवस्था को तबाह नहीं कर देता, बर्बाद नहीं कर देता, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको इस वीडियो सीरीज में बहुत विस्तार से जिन पर चर्चा नहीं की गई है। ऐसा ही एक विषय है दाम, कि पूंजीवाद में दाम कैसे तय होता है। इस पर भी हालांकि हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे। वैसे जिस भी टॉपिक को इस वीडियो सीरीज़ में कवर नहीं किया जा रहा है या जिस पर बहुत ज़्यादा विस्तारित तरीके से बात नहीं की जा रही है, उसे आप एक दूसरी किताब में, यानी रंगनायकमा जी की ही किताब है
मार्क्स की पूंजी का परिचय जो अभी अंग्रेजी में है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा दाम के बारे में। पहले के एपिसोड्स में हम ये जान चुके हैं कि मूल्य ही दाम होता है, लेकिन पूंजीवाद में बिल्कुल डिट्टो हूबहू ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल मूल्य और दाम जो भी कुछ कह लें, बात एक ही है, लेकिन हम यहाँ इसे 3 अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं मूल्य को। अब मूल्य क्या होता है, इस पर मैं पहले ही एक एपिसोड कर चुका हूँ। उसमें आप जान चुके हैं कि किसी भी चीज़ का मूल्य दरअसल वो होता है जितना कि उसे बनाने में श्रम लगता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। विस्तार से जानने के लिए आप उस एपिसोड को देख लीजिएगा, जिसका आई बटन में यहाँ लिंक मैंने दे रखा है। अब दूसरी बात ये आती है कि सामान्य स्थितियों में तो मूल्य ही दाम रहता है, यानी जितना मूल्य होता है किसी भी चीज़ का, उसी को दाम बनाकर पूंजीपति बेचता है। लेकिन धीरे धीरे पूंजीपतियों के बीच में क्योंकि एक होड़ लगातार चलती आती है, और इस होड़ के चलते होता यह है कि एक बहुत ज़बरदस्त लेवल आता है होड़ का, कंपटीशन का, और उस कंपटीशन के चक्कर में उत्पादन की किसी एक शाखा में पूंजीपति अपने माल का जो दाम होता है उसे कम या ज़्यादा कर लेते हैं। वो फ्लक्चुएट होता है ज़रूरत के हिसाब से। तो जब ऐसा होता है तो अलग अलग उत्पादन की शाखाओं में अलग अलग किस्म के डिविजन्स बन जाते हैं। डिविजन्स मतलब किसी उत्पादन की शाखा में तो प्रॉफिट परसेंटेज कम रहती है और किसी उत्पादन की शाखा में प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा रहती है। ये शाखाएं क्या होती हैं? जैसे कपड़ा बनाने का एक अलग सेक्टर है, जैसे पेट्रोलियम का एक अलग सेक्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल्स का एक अलग सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर में प्रॉफिट परसेंटेज, मुनाफे की जो दर है वो कम या ज़्यादा होती है, अलग अलग होती है। तो जब ऐसा हो जाए कि पूंजीपतियों की आपसी होड़ के चलते किसी एक शाखा में सारे पूंजीपतियों का मुनाफे की जो दर है वो लगभग समान जैसी हो जाए, तो फिर कोई उस उत्पादन की शाखा में कोई भी पूंजीपति चैंपियन नहीं बन पाता है, और तब वो अपनी पूंजी को वहां से निकाल कर किसी दूसरे सेक्टर में ले जाता है, कोई दूसरा काम करने लग जाता है। तो इससे हुआ क्या? उस उत्पादन की शाखा में, पिछले उत्पादन की शाखा में जितने भी मजदूर काम कर रहे थे, उनका जो अतिरिक्त मूल्य था वो एक उत्पादन की शाखा से अब निकलकर दूसरे उत्पादन की शाखा में चला गया। तो ऐसा ही होता है। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफे की दर ज़्यादा रखने के लिए पूंजीपति एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जंप करते रहते हैं, और इस वजह से जितना भी कुल अतिरिक्त मूल्य है पूरे समाज में, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तीसरे सेक्टर में जाता रहता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। और इसके चलते जो दाम तय होते हैं, यानी पूंजीपति अपने माल का इस होड़ के चक्कर में जो दाम तय करते हैं, जो उसके एक्चुअल मूल्य से ज़्यादा या कम हो सकता है, उससे हम कहते हैं उत्पाद का दाम। लेकिन उत्पाद के दाम को भी हम फाइनली दाम नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई भी चीज़ या कोई भी उत्पाद बाजार में बिकने के लिए जाता है तो वहाँ पर डिमांड और सप्लाई के चलते उसका दाम कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर लोगों की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो पा रही है तो दाम बढ़ाया जा सकता है, और अगर इसके उलट स्थिति हो तो दाम कम भी किया जा सकता है। तो यानी मूल्य जो था, ओरिजिनली किसी चीज़ का जो मूल्य था वो उत्पाद के दाम में बदला पहले, मुनाफे की सामान्यीकृत दर के नियम के चलते, और फिर जब वो बाजार में पहुंच गया तो डिमांड और सप्लाई के नियम के चलते उसका मूल्य, उसका दाम कम या ज़्यादा हो गया। तो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग तरीके से किसी भी चीज़ का दाम फ्लक्चुएट होता रह सकता है। ये जो फाइनल दाम है, यानी ये जो बाजार का दाम है किसी भी एक चीज़ का, वो उत्पाद के दाम के बराबर तो हो सकता है, लेकिन मूल्य के बराबर नहीं हो सकता। वो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा कम, कुछ ना कुछ उसमें फ्लक्चुएशन ज़रूर होता है। यानी अगर हम बाजार में किसी एक चीज़ के मूल्य और उसके बाजार दाम पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि उनमें अंतर है, और इस अंतर होने की वजह से मूल्य के बारे में हमने पहले जो बात कही थी कि मूल्य ही दाम होता है, वो गलत है, ऐसा लग सकता है। लेकिन अगर हम सारे समाज में, पूरी दुनिया में पैदा होने वाले सारे सामानों के कुल मूल्य को, यानी सकल मूल्य को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये नियम बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सकल मूल्य का, इस सकल दाम का एक हिस्सा होता है उत्पादन के साधनों का मूल्य,
दूसरा हिस्सा होता है मजदूरी, सारी दुनिया के मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, और तीसरा हिस्सा होता है सारी दुनिया के मजदूरों से चूसा जाने वाला अतिरिक्त मूल्य। इसी वजह से सारी दुनिया में पूंजीपति और मजदूरों के बीच के जो संबंध हैं वो अलग अलग लोगों के बीच के संबंध नहीं रह जाते, बल्कि दो अलग अलग वर्गों के बीच के संबंध हो जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, मालिक वर्ग और नौकर वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इसलिए हमें वर्गीय दृष्टिकोण से, वर्ग की नज़र से ही इस दुनिया के सारे लोगों के संबंधों को देखना चाहिए। दास युग में और सामंती युग में, यानी गुलाम मालिकों के समय में और जमींदारों के समय में, माल का उत्पादन बिक्री के लिए नहीं किया जाता था। बहुत थोड़ा सा ऐसा हिस्सा होता था उत्पादित माल का कि जिसकी बिक्री की जाती थी। लेकिन आज यानी पूंजीवादी व्यवस्था में माल का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिक्री के लिए, मुनाफे के लिए किया जाता है, और इसी वजह से सारी दुनिया का माल बाज़ारों में होता है। और बाज़ार कितने ग्लोबल होते हैं, कितने व्यापक होते हैं, इसका अंदाज़ा तो आप एक मोबाइल फ़ोन से लगा सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन जब बनता है तो उसमें धातु भी लगती है और प्लास्टिक भी लगती है। अब मान लीजिए कि धातु किसी एक देश की ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, तो वहाँ से उसे निकालने के लिए किसी तीसरे देश के मजदूर आते हैं और किसी चौथे देश का पूंजीपति उस देश में अपनी कंपनी लगाकर वहाँ से वो खनिज, वो धातु निकलवाता है, और मोबाइल फ़ोन वाले किसी पांचवें देश की कंपनी को वो माल प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया में दुनिया के तमाम देश के जो लोग हैं, जो चाहे मजदूर हों या पूंजीपति हों, वे सब जुड़े होते हैं, और माल का दाम उन सब की आपसी होड़ और आपसी जो उनकी गठजोड़ है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनके जो संबंध हैं, उस पर निर्भर करता है। इसी वजह से दुनिया के तमाम पूंजीपतियों के हित एक जैसे होते हैं और दुनिया के तमाम मजदूरों के हित एक जैसे होते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया दो वर्गों में विभाजित हो जाती है,